वालेकुम सलाम। माइक को म्यूट करें, हम लेक्चर स्टार्ट कर लें। आज हमें स्टार्ट करना है न्यू लेक्चर या न्यू चैप्टर, आप समझ लें, जो है अबाउट द इनहेरिटेंस पैटर्न। सो बच्चे, इनहेरिटेंस पैटर्न में हम सबसे पहले पढ़ेंगे जीन्स के बारे में। अच्छा, जीन बच्चे क्या होता है कि जीन हमें पता है कि तमाम जो आप एनिमल्स को देख रहे हैं, आप प्लांट्स को देख रहे हैं, जब आप इनकी फैमिलीज पढ़ते हैं या इनकी स्पीशीज पढ़ते हैं, इनकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, तो आपको लगता है कि इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो आपस में एक जैसे हैं, सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आपके माइंड में ये बात आती होगी कि कहीं ना कहीं ये आपस में ये रिलेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक कॉमन एंसेस्टर से इनकी पॉपुलेशन जनरेट हुई है। ठीक है, तो क्या होता है बच्चे कि जो हेरिडिटी है, उसमें क्या होता है कि लाइफ, हेरिडिटी की थ्रू लाइफ जो है वो कंटिन्यू कर रही होती है। ठीक है, अब क्या कर रहे होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, जो पेरेंट्स से न्यू ऑफस्प्रिंग आते हैं, जो रिप्रोडक्शन के थ्रू आते हैं, जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के थ्रू आते हैं, वो क्या होते हैं, वो कुछ हद तक अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं। लेकिन इसी तरह ही क्या होता है कि वो किसी हद तक अपने पेरेंट्स से अगर डिफरेंट नहीं तो किसी हद तक वो सिमिलर भी होते हैं। ठीक है, वो सिमिलर होते हैं, मतलब सिमिलर नहीं होते, इट मीन्स दैट दे कैरी सम न्यू जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, उनके पास कुछ नई जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, शफलिंग की वजह से नई जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। सो इसलिए वो क्या है, वो जेनेटिक कंटिन्यूटी है, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन आपकी जनरेशन टू जनरेशन मूव कर रही होती है। अच्छा, कहा जाता है कि जो मॉडर्न एवोल्यूशनरी थ्योरी आई है, जो मॉडर्न एवोल्यूशनरी थ्योरी है, वो ये कहती है कि जो डाइवर्सिटी है हमारे इंडिविजुअल्स में, वो जो ऑर्गेनिजम्स में डाइवर्सिटी है, वो इस हेरिडिटी की वजह से आ रही है, इस हेरिडिटी मॉडिफिकेशन की वजह से आ रही है। और ये हेरिडिटी मॉडिफिकेशन क्यों आ रही है, ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी की वजह से है। लेकिन ये क्या करती है, ये जनरेशन टू जनरेशन मूव करती है। ठीक है, अब हम बच्चे ये देखते हैं कि ऐसा क्या चीज़ है जिसकी वजह से हमारे पास जो ये है कि ये एक जनरेशन टू जनरेशन मूव करती है, एक बात। और दूसरी बात ये कि ये हमें फिर इसमें क्या है, इसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी है। बच्चे, पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग में न्यू इंफॉर्मेशन आती हैं, वो आती हैं इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। ठीक है, जब हमारे पास एक फर्टिलाइज्ड एग होता है, उसके पास कुछ इंफॉर्मेशन होती हैं, फर्टिलाइज्ड इंफॉर्मेशन, फर्टिलाइज्ड एग में जो इंफॉर्मेशन होती है वो इन द फॉर्म ऑफ जीन्स होती है। ठीक है, अब क्या करता है कि वो, अब हमारे पास जो अगर दो आइडेंटिकल ट्विंस भी हैं, जैसे बच्चे भी हैं, अगर हम उनको डिफरेंट एनवायरनमेंट में रखें तो दे लुक डिफरेंट, वो ये अलग क्यों नजर आएंगे, बिकॉज दे आर इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। सो इट मीन्स दैट जो हमारे पास एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, वो भी क्या करते हैं, वो भी हमारे जो जीन्स हैं उसको मॉडिफाई करने में हेल्प कराते हैं। ठीक है, उसको गाइड करते हैं, उसको उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को मोल्ड करते हैं। ठीक, सो इट मीन्स दैट जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं, ठीक है, हम आपकी आँख का कलर देखते हैं, आपके हेयर का कलर देखते हैं, हेयर की लेंथ देख रहे हैं, आपकी हाइट देख रहे हैं, ये सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन इनके पीछे कौन काम कर रहा है, इनके पीछे आपकी जीन्स काम कर रही है, आपकी जेनेटिक मॉर्फोलॉजी काम कर रही है, आपकी जीन्स काम कर रहे हैं। क्या है, इन जीन्स में क्या करना होता है, नेक्स्ट जनरेशन में मूव करना होता है, एक से पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग से देन उनके ऑफस्प्रिंग, उनके फिर वो पेरेंट्स बन जाते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या बन जाते हैं, हमारे पास जनरेशन बनती है, F1, F2, F3 और सो ऑन होती है। ठीक है, वो ये जनरेशन हमारे पास क्यों बन रही होती है, ताकि हमारे पास जो लाइफ है वो कंटिन्यू करे और मेंटेन रहे। बट जीन क्या है, जीन एक्चुअली इनहेरिटेंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसके पास एनिमल के या स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अच्छा, जब हम इन जीन्स को पढ़ते हैं कि कैसे ये ट्रांसफर होते हैं, कैसे ये काम करते हैं, कैसे ये में चेंजेस आते हैं, तो इस सब
की जो स्टडी होती है उसे हम बोलते हैं जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में हम जीन्स को पढ़ते हैं कि कैसे इनमें वेरिएशन आती है, कैसे ये काम करते हैं, कैसे ये साइनैप्स करते हैं, कैसे ये अपना मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। तो इन सब को हम क्या पढ़ते हैं, किसमें पढ़ते हैं, जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। और जेनेटिक्स में बच्चे ये एक्चुअली जेनेटिक्स क्या है, ये एक किस्म की साइंस है जिसमें हम एट अ टाइम बहुत सारा कुछ पढ़ते हैं। जैसे हम ये देखते हैं कि इंडिविजुअल्स आपस में क्या है, इंडिविजुअल्स आपस में रिजेंबल करते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल्स आपस में जो रिजेंबल करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो इंडिविजुअल, हम ये कहते हैं कि जो इंडिविजुअल्स आपस में रिजेंबल करते हैं वो किस वजह से करते हैं, अगर वेरिएशन आई है तो क्यों आई है, आइदर दैट इंडिविजुअल इज एबल टू रिप्रोड्यूस, क्या वो यूज कर सकता है या नहीं कर सकता। तो जब हम तमाम इस तरह का काम कर रहे होते हैं तो ये इस साइंस को हम क्या कहते हैं, इस साइंस को हम कहते हैं जेनेटिक्स, जहाँ पे तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और फिर ट्रांसफर होती है, ठीक है। ट्रांसफर कहाँ से होती है, फ्रॉम द एंसेस्टर टू, फ्रॉम द डिफरेंस टू एंसेस्टर्स। अच्छा बच्चे, ये जीन्स कहाँ पे होते हैं, जीन्स पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स पे, और ये पाए जाते हैं ये कॉपीज में पाए जाते हैं, यानी कि इसकी दो कॉपीज होती हैं। और दो जो कॉपीज होती हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे को पार्टनर को हम क्या व्यक्त करते हैं, अलील बोलते हैं। लेकिन जो एक पार्टनर होता है वो दूसरे पार्टनर का मतलब सेम ट्रेड के पार्टनर्स होते हैं। सेम ट्रेड का मतलब क्या है, अगर एक पे आपके हेयर कलर का है तो दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पे भी उसका हेयर कलर ही का पार्टनर होगा। तो वो जो आपस में सेम ट्रेड्स के लीड्स होते हैं, सेम ट्रेड्स के जीन्स होते हैं, उनकी जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अलील, या उसको हम बोलते हैं अलीलिक फॉर्म। दे आर अलीलिक टू ईच अदर, दे आर अलील्स ऑफ ईच अदर। जिस पोजीशन पे वो पाए जाते हैं बच्चे उसे हम बोलते हैं लोकस। सिंगल के लिए हम बोलते हैं लोकस, और डबल के लिए हम बोलते हैं या प्लूरल के लिए बोलते हैं लुसाई। बच्चे क्या होता है जब मायोसिस होती है, मायोसिस में हमारे पास क्या होता है, साइनेप्सिस होती है। तो साइनेप्सिस में क्या होता है कि जो जीन्स हैं वो आपस में क्या होते हैं, आपस में उनके जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं और इवन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, अपना जो पोर्शन है या अपना कुछ पोर्शन वो एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। सिमिलर पोर्शन में एक्सचेंज करते हैं। तो सिस्टर क्रोमेटिड्स में हम एक्सचेंज होता है, लेकिन बिकॉज दे आर सिस्टर क्रोमेटिड्स सो द चेंज इज नॉन ऑब्जर्वेबल, वो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ऑब्वियसली वहाँ पे भी मटेरियल चेंज होता है, लेकिन जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वहाँ पे क्या है, जब अपना लोग चेंज होता है, सपोज वहाँ पे अगर हमारे पास एक लोगस पे, एक लोकस पे हमारे पास कैपिटल टी और स्मॉल टी थे, तो क्या अगर कैपिटल की टी कैपिटल टी थे और इसी के साथ हमारे पास दूसरे एक स्मॉल टी और स्मॉल टी है, तो क्या है, पहले हमारे पास स्मॉल टी में दो दफ़ा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बच्चे क्या होता है कि यहाँ पे डुप्लीकेशन होती है पहले, ठीक है। डुप्लीकेशन होने के साथ ये हम सब पढ़ चुके थे कैसे डुप्लीकेशन होती है। डुप्लीकेशन के साथ हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड्स करते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स के बाद जब हमारे पास साइनेप्सिस होती है, इनके मटेरियल एक्सचेंज होता है, तो जो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, तो जब स्मॉल टी के साथ एक्सचेंज होगा तो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे, लेकिन जब स्मॉल टी लार्ज कैपिटल टी के साथ एक्सचेंज होता है तो वी कैन ऑब्जर्व, उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होता है, ड्यूरिंग द साइनेप्सिस या ड्यूरिंग साइनेप्सिस हमारे पास क्या होता है, मटेरियल एक्सचेंज होता है बिटवीन द सिस्टर क्रोमेटिड्स एज वेल एज नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। लेकिन जब भी हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो हम मेंडल का नाम बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, जैसे एवोल्यूशन में हम डार्विन का नाम पढ़ते हैं, इसी तरह हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स में मेंडल का नाम। मेंडल 1882 से 1884 तक इसने बहुत ज़्यादा काम किया, मतलब 1822 से 1884 तक
इसकी लाइफ स्पैन रही है। और ये एक बर्नो एक जगह थी, या बर्न एक जगह थी ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया में चेक रिपब्लिक जगह है, जहाँ पे इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं। यहाँ पे आप लोग स्लाइड पे आप लोग देख भी रहेंगे, आपको एक म्यूजियम नजर आ रहा होगा। ये इसका म्यूजियम है, जहाँ पे इसने ये अब तो म्यूजियम के तौर पे काम बन गया, लेकिन ये इसका एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्म था, जहाँ पे ये अपने गार्डन पीस के साथ एक्सपेरिमेंट करता था। ठीक है। तो जॉन मेंडल का काम ये था कि ये ऑस्ट्रियन के एक इलाके में रहते थे, जिसका नाम था चेक रिपब्लिक, उसका जगह का नाम है। और इन्होंने क्या किया, जो हमारे पास मेंडल, हम जब भी हम इनहेरिटेंस या जेनेटिक्स को पढ़ेंगे तो हम मेंडल का नाम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने 1856 से 1864 तक अपना जो गार्डन पीस है उस पर काफ़ी काम किया, उस पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए, उसकी ब्रीडिंग कराई। अच्छा, उसने सिंपल ये काम किया कि उसने ये देखा कि कैसे नई प्रोजेनी बनती है। उसने बहुत ही शार्प कैरेक्टरिस्टिक्स दी। शार्प कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है बच्चे? शार्प कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि उसने ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स दिए जो आपस में बहुत ही कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जो आपस में मर्ज नहीं हो रहे थे। अच्छा, 1866 तक कहते हैं कि जब तक डार्विन था, डार्विन का काम होने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन की जो बुक पब्लिश हुई थी, इसके बाद ही जो डार्विन है, मेंडल है, मेंडल का काम, जो मेंडल की डेथ के 35 ईयर्स तक ये काम क्या हुआ, किसी ने देखा नहीं। ठीक है। यानी कि जब मेंडल की डेथ हो गई तो मेंडल की डेथ के 16 ईयर्स तक मेंडल का काम अनडिस्कवर्ड रहा, लेकिन और अनअप्रिशिएटेड रहा। लेकिन 1900 में फिर क्या हुआ, मेंडल का काम दोबारा उठाया गया और उसको दोबारा देखा गया। अच्छा, कहा गया है कि मेंडल ने गार्डन पी को ही क्यों सिलेक्ट किया। गार्डन पी को इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि उसमें बहुत ही शार्प कैरेक्टरिस्टिक्स थे, या उसमें बहुत ही शार्प या डिस्क्रीट कैरेक्टर्स उसने किया। जैसे उसने जब हाइट उठाई तो एक ड्वार्फ था, एक बहुत ही छोटे कद का था, और एक टाल था। उसने सीट शेप उठाई तो उसमें एक रिंकल था और एक स्मूथ था। तो ये क्या है, ये बहुत ही डिस्क्रीट कैरेक्टर्स हैं उसने उठाए। और डिस्क्रीट कैरेक्टर्स में उसने ये देखा कि फिर अगर उसमें कोई चेंज आई भी, क्वांटिटेटिव चेंज आई भी, तो उसने क्या किया, उसने उसको बहुत ही केयरफुली चेक किया। अच्छा, सेकंड तो रीजन थी कि व्हाई ही सिलेक्टेड द bees, बिकॉज दे कैन बी सेल्फ फर्टिलाइज, वो सेल्फ फर्टिलाइज भी हो सकते थे और क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो सकते। अब क्रॉस फर्टिलाइजेशन के लिए मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने ये किया कि मेल पोर्शन में से स्टेमन को हटा दिया, ठीक है, ताकि सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना हो सके। मेल पोर्शन से उसने स्टेमन को हटा दिया। इसी तरह उसने फीमेल पोर्शन से क्या किया, स्टिग्मा को रखा। ठीक है। और ऐसे फीमेल पोर्शन पे जब स्टेमन को स्टिग्मा को रखा तो इसका इसने पोलिनेशन कराई। और बच्चे क्या है कि जैसे अगर हम देखें कि कोई और सोर्सेज हैं, जैसे विंड हो जाएगा, इंसेक्ट्स हैं, इनसे जो पोलिनेशन होती है वो बहुत ही कम पोलिनेशन है। तो इसने क्या की, इसने पोलिनेशन को खुद अपनी मर्जी से अपने जो लिए हुए थे, करेक्टर्स लिए थे, इसने उन करेक्टर्स की पोलिनेशन कराई। और जो इसने ऑफस्प्रिंग लिए, उन ऑफस्प्रिंग को हम कहते हैं हाइब्रिड्स। हाइब्रिड्स हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो डिफरेंट पेरेंटल स्ट्रेन से मिले होते हैं। डिफरेंट पेरेंटल स्ट्रेन से क्या मतलब है कि उनकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं, डिफरेंट पेरेंट्स होती है। फिर क्या किया इसने, क्या किया कि इसने क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाई इन प्लांट्स में। और क्रॉस फर्टिलाइजेशन के बाद उसने क्या कराई कि उनको सेल्फ फर्टिलाइज होने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेट होने के लिए उन्होंने उसको छोड़ दिया। अच्छा, फिर बच्चे क्या हुआ, जो हाइब्रिड्स थे उनकी सेल्फ पोलिनेशन हुई, और सेल्फ पोलिनेशन के बाद उसके जो ऑफस्प्रिंग हुए
उसको भी क्या किया, हर स्टेज पे उसकी उनको ऑब्जर्व किया। अच्छा, मेंडल ना ही क्रोमोसोम के बारे में कुछ जानता था, ना ही मेंडल जीन के बारे में जानता था। अगर आप देखें तो इसका मतलब ये है कि मेंडल बहुत ही इंटेलेक्चुअल बंदा था, जो इनहेरिटेंस के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, क्रोमोसोम्स के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा था, मियोसिस के बारे में कुछ नहीं जानता था, फिर भी वो क्या काम कर रहा था, काम किए जा रहा था, और ऐसे करेक्टरिस्टिक्स को उठाए थे, ऐसे करेक्टर्स उठाए थे जो कि बहुत ही क्या थे, जो आपस में बहुत ही कंट्रास्टिंग करेक्टर्स थे। अब हम देखते हैं जीन थ्योरी और जीन कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, जीन एक ऐसा वर्ड है जो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है जीनोस। जीनोस मीन डिसेंस। ये जॉनसन ने फर्स्ट टाइम 1909 में इसको वर्ड को यूज किया, और उसे क्यों यूज किया, उसने ये कहा कि जो हेरिडिटी फैक्टर्स थे, जो कि हेरिडिटी फैक्टर्स थे जहाँ मेंडल काम कर रहा था, वो एक्चुअली क्या थे, वो एक्चुअली थे जीन्स। जीनोस वर्ड से निकाला था जिसका मतलब था डिसेंस। स्टार्ट में ये कहा जाता था कि ये कोई क्रोमोसोम्स के सब यूनिट पार्ट है, ठीक है। तो उसने ये कहा कि ये कोई क्रोमोसोम्स के सब यूनिट पार्ट है, लेकिन बाद में पता चला कि क्या होता है कि यहाँ पे म्यूटेशन भी होती है, ठीक है। और फिर ये कहा गया कि पहले ये कहा गया कि हाँ ये तो इसी के सब यूनिट्स हैं, तो देखा गया कि ये क्या होते हैं, सेपरेट भी हो सकते हैं। अब ये देखा गया कि जब हमारे पास डीएनए की मॉडिफिकेशन हो रही होती है, डीएनए बन रहा होता है, डीएनए कंप्लीट हो रहा होता है, तो हमारे पास कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि क्या होता है, जो कि डीएनए की सिंथेसिस में वो रिक्वायर्ड नहीं होते, और दे हैव टू बी स्पाइस आउट, उनको बाहर निकलना जरूरी होता है, एंड दे आर नोन एज द इंट्रॉन्स। उनको क्या कहा जाता है, इंट्रॉन्स कहा जाता है। इट मीन्स दैट इंट्रॉन्स के बाहर निकलने में भी कुछ जीन्स के ऐसे पार्ट्स हैं जो कि क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो बच्चे, इसका मतलब ये है कि जीन क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, जिसके पास क्या होती है, जिसके पास बहुत अहम इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, अबाउट द हेरिडिटी, नेक्स्ट जनरेशन में मूव करनी होगी। इसके अलावा जीन्स के पास और क्या इंफॉर्मेशन होती है, जिनके पास बेसिक इंफॉर्मेशन होती है सेल के आर्म फंक्शंस के लिए, इंडिविजुअल्स के आर्म फंक्शंस के लिए, लाइक प्रोटीन सिंथेसिस, सेल डिवीजन, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो क्या है बच्चे कि जब हमें पता है कि जीन क्या करता है, जीन में म्यूटेशन की एबिलिटी होती है, शफलिंग की एबिलिटी होती है, तो इस तरह के कोई भी चेंज आ जाए तो उसका अगर वो चेंज हमारी वो ग्रेजुअली टाइम टू टाइम चलता रहे, तो उसकी वजह से क्या आ जाती है, एवोल्यूशन आ जाती है। लेकिन जीन्स के लिए साथ ही ये कहा जाता है कि जीन्स में एक और बात पाई जाती है, एवोल्यूशन होने के बावजूद भी, इनके चेंज होने के बावजूद भी, जीन्स हैव कैपेबिलिटी टू मेंटेन देयर आइडेंटिटी। जीन अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करने की कुव्वत भी रखता है फॉर मेनी ईयर्स, ठीक है। बहुत साल तक जीन अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करने की कुव्वत भी रखता है। बच्चे, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस क्या है। हमें पता है कि जीन हमारे में क्या बनाता है, जीन हमारे में बनाता है जीन प्रोडक्ट। जैसे बच्चे मैंने बताया कि जो आप अपने में फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, इसे हम बोलते हैं फिनोटाइप। और फिनोटाइप इज रिलेटेड टू योर जीनोटाइप। आपका आई कलर क्या है, आपका हेयर कलर क्या है, हेयर लेंथ क्या है, हाइट क्या है, ये सारे आपके क्या है, फिनोटाइप। फिनोटिपिक एक्सप्रेशन या फिनोटाइप एक्सप्रेशन हैं, और ये कंट्रोल कौन करता है, आपके जीन्स, जीनोटिपिक करेक्टरिस्टिक्स। तो इसका मतलब ये है बच्चे कि जो आपके जीन्स हैं वो आपके फिनोटाइप एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो जीन्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, जीन प्रोड्यूस करते हैं जीन प्रोडक्ट। और जीन प्रोडक्ट क्या है, जीन प्रोडक्ट आर एक्चुअली द प्रोटीन्स, ठीक है। जीन प्रोडक्ट है
जीन प्रोटेक्ट हमारे पास प्रोटीन्स हैं, और हमें पता है जीन हमारे पास प्रोटीन्स, हार्मोन भी प्रोटीन है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स भी प्रोटीन है। इनके बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चरल है जो कि कहाँ से बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं। एंटीबॉडीज भी प्रोटीन से बनते हैं, एंजाइम्स भी प्रोटीन से बनते हैं। So it means that कि genes किससे लिंक करते हैं, जीन एंजाइम्स से लिंक करते हैं। बच्चे हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, साइंटिस्ट ने 1940s में एक एक्सपेरिमेंट किया, और किया न्यूरोस्पोरा में एक मोल्ड है, एक पंचायत है न्यूरोस्पोरा, उस पर काम किया, और उस पर देखा इन्होंने कि उसमें इन्होंने जीन फंक्शन जीन का फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए मोल्ड या न्यूरोस्पोरा को सेलेक्ट किया गया। अच्छा, क्यों कहते हैं कि न्यूरोस्पोरा को या मोल्ड्स को सेलेक्ट किया गया? इसलिए कि इसकी कुछ वजूहत हैं, इसलिए कि ये बहुत ही इजीली हैंडल कर सकते हैं एज कम्पेयर टू फ्रूट फ्लाई, और ये इजीली ग्रो हो जाती है मीडियम, और साथ ही साथ क्या होती है, ये हमें हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की देती है। साथ ही अब क्या हुआ बच्चे, हम जब जीन के बारे में पढ़े तो हमने ये बात देखी कि जीन क्या करते हैं, जीन में म्यूटेशन भी हो सकती है। म्यूटेशन कैसे हो सकती है? यूवी लाइट के थ्रू भी म्यूटेशन हो सकती है, रेडिएशन के थ्रू भी हमने इसमें म्यूटेशन काज कर सकते हैं। फिर हम जो म्यूटेंट जीन है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको ग्रो भी कर सकते हैं, और उसको डिफरेंट फॉर्म्स में, यानी कि डिफरेंट जनरेशन में उसको चेक भी कर सकते हैं। जब उसमें म्यूटेशन काज की बाय द यूवी लाइट और उसको ग्रो किया गया, उसको मीडियम में ग्रो किया, और उसको क्या इंडिविजुअल्स इनहेरिट किया, तो ये देखा गया जो म्यूटेंट स्ट्रेन हैं या म्यूटेड जीन्स हैं, वो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। क्या फंक्शन परफॉर्म नहीं करते? वो कोई ना कोई ऐसा एंजाइम है जिसकी सिंथेसिस नहीं करते, या जिसकी एक्टिविटी को एफिशिएंटली सही से परफॉर्म नहीं करते। सो जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये बात देखी गई कि जो सिंगल जीन है, ठीक है, म्यूटेशन का हुई है एक सिंगल जीन में, ये देखा गया कि by changing in the sequence of the single gene, the enzyme couldn't work efficiently. इसके बाद ये देखा गया कि एक जो जीन है वो एक एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। जब ये बात देखी गई तो हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट थे उनका नाम था बीडल एंड टाटम। बीटल एंड टाटम ने ये बात बहुत ही शौक से ये बात फॉर्मुलेट कर दी कि वन जीन प्रोड्यूसेस वन एंजाइम, और इसके लिए इनको 1958 में नोबेल प्राइज मिला फॉर द फिजियोलॉजी ऑफ मेडिसिन की तरफ से उनको नोबेल प्राइज मिला। साथ ही साथ में हाइपोथेसिस आ गए, उन हाइपोथेसिस ने नए हाइपोथेसिस ने नए पाथवेज बनाए, और ये देखा गया कि 100 ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर, जो डिसऑर्डर्स आते हैं, क्योंकि इनहेरिटेड यानी कि वो रिलेटेड टू जीन्स होते हैं, ह्यूमन इनहेरिडिटी डिजीजेस जो आपकी जनरेशन टू जनरेशन मूव करते हैं। ये सारी जो डिसऑर्डर्स हैं ये किस वजह से आ रही हैं? जीन्स में म्यूटेशन की वजह से आ रही हैं। उन म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, कोई एक एंजाइम क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। एक एंजाइम के लॉस्ट होने की वजह से, एक जीन के म्यूटेंट होने की वजह से एक एंजाइम लॉस्ट होता है, और उसके लॉस्ट होने की वजह से डजन ऑफ हेरिडिटी डिजीजेस काज होते हैं। तो बच्चे, फिर हमने ये देखा कि इसी के साथ ही हमने अपनी यही बात को मॉडिफाई किया, और हमने ये बात देखी कि जो प्रोटीन्स हैं दे आर आल्सो द एंजाइम्स आर आल्सो द प्रोटीन्स। तो बहुत सारी ऐसी प्रोटीन्स हैं जो किससे बनती हैं, अमाइनो एसिड से बनती
और जो हर अमाइनो एसिड को कौन कोड करता है, जीन कोड करता है। ठीक है, और साथ हम ये भी देख सकते हैं कि जो प्रोटीन्स होते हैं, तमाम एंजाइम जो होंगे वो प्रोटीन्स होंगे, तो तमाम के तमाम प्रोटीन्स क्या नहीं होंगे, वो तमाम के तमाम एंजाइम नहीं होंगे। फिर हमारे पास हमने ये देखा कि जो हमारे पास प्रोटीन्स हैं, तमाम किस्म के प्रोटीन्स, उनको भी कौन कोड करता है, उनको भी जीन कोड करता है। इसमें हमारे पास स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, एंटीबॉडीज हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं और हार्मोन्स हैं। फिर बच्चे हमने ये बात भी देखी कि जीन्स और क्या काम कराता है, आरएनए को भी बनाता है। और ये बात वीडल और टाटन ने नहीं बताई थी, ये बात हमें बाद में पता चली कि जीन्स किसकी सिंथेसिस भी कराता है, आरएनए की। आरएनए की जो एनकोडिंग कराता है वो भी कौन कराता है, जीन्स कराता है। इसका मतलब ये है कि आरएनए और डीएनए की एनकोडिंग भी कौन कराता है, जीन कराता है। और फिर डीएनए को फंक्शनल बनाने के लिए, यानी कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए भी कौन हेल्प कराता है, आपके जीन। जीन सीक्वेंसेस ये आपको बताता है कि प्रोटीन एक्सप्रेशन आपने कैसे देना है। ठीक है, तो क्या है कि इसके बाद हमें ये पता चला है कि जो जीन्स हैं वो हेरिडिटी का एक बेसिक यूनिट है, जिसके पास तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन होती हैं कि आपने कैसा जीन एक्सप्रेशन देना है, आपने कैसा प्रोटीन एक्सप्रेशन देना है, आपने कैसे फिनोटाइप देनी है। तो जो फिनोटाइप होती है वो डिपेंड करती है जीन पे, जीन के सीक्वेंस पे। So बच्चे, दिस इज ऑल अबाउट द जीन्स। हम दोबारा देखते हैं बच्चे, जीन्स क्या है। जीन्स के लिए कहा जाता है कि जीन एक्चुअली जेनेटिक वेरिएबिलिटी और जेनेटिक कंटिन्यूटी के लिए एक यूनिट है। ठीक है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी का क्या मतलब है कि जो हम ये कहते हैं कि हम एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ठीक है, तो जो डिफरेंस है वो भी इन्हीं जीन्स की वजह से है। फिर हम ये कहते हैं कि डिफरेंस, हम ये कहते हैं कि जो ये हमारा, हम अगर आप प्लांट्स को देखें तो उसमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जिसकी वजह से आपके माइंड में ये आता होगा कि ये कहीं ना कहीं पे आपस में एक ही इनके डिफरेंस होंगे। जो उनके एक ही डिफरेंस हैं, वहाँ से जो इनकी कंटिन्यूटी है जनरेशन टू जनरेशन, ये भी किसकी वजह से, ये जीन्स की वजह से। ठीक है, तो बच्चे जीन्स क्या है, जीन्स एक्चुअली हेरिडिटी के सब यूनिट है। किसका, इनहेरिटेंस का या हेरिडिटी का सब यूनिट है। और जीन्स में जो जीन्स स्टडी हम करते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि हाउ द जीन्स वर्क, हाउ जीन्स रिजेंबल बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स, हाउ दे आर वेरी, ये सारा हम किस में पढ़ते हैं, ये सारा हम पढ़ते हैं जीन्स में, जेनेटिक्स में। अच्छा बच्चे, हम ये सारी बात कि जीन्स कैसे इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, उनको ट्रांसफ़र करता है नेक्स्ट जनरेशन में, और फिर उनमें कैसे चेंज लाता है, ये सब भी हम किस में करते हैं, जेनेटिक्स में करते हैं। अच्छा, जीन्स कहाँ पाए जाते हैं, जीन्स पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर। ठीक है, और जीन्स के पास कहाँ पे होते हैं, उसका एक दो कॉपीज होती हैं जीन्स की, और दो कॉपीज को हम एक दूसरे फॉर्म कहते हैं एलीलिक फॉर्म और एलील्स। और जो ये क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं इनको हम कहते हैं, ये पोजीशन को कहते हैं लोकस या लोसाई। अब क्या है बच्चे कि जब साइनेप्स बनता है ड्यूरिंग द मायोसिस, तो क्या होता है, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो आपस में मटेरियल चेंज करते हैं। वो कौन सा मटेरियल चेंज करते हैं, वो एक ही ट्रेड के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स को, अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी है, कैपिटल टी और स्मॉल टी को आपस में एक्सचेंज कर देते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास क्या आई है, रिकम्बिनेशन आई है या चेंज आई है।
फिर बच्चे अब हम देखते हैं मेंडल इन्वेस्टिगेशन। जब भी हम जेनेटिक्स का नाम पढ़ेंगे तो हम क्या साथ में पढ़ेंगे, हम मेंडल को जरूर पढ़ेंगे। मेंडल का लाइफ स्पैन था 1822 to 1884 और इस टाइम में मेंडल ने क्या किया, मेंडल ब्रेन ऑस्ट्रिया का रहने वाला था। ब्रेन ऑस्ट्रिया में एक जगह है, चेक चेक रिपब्लिक का रहने वाला है ये। यहाँ आप इसका जो चेक रिपब्लिक में इसने जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स अपने परफॉर्म किए, वो गार्डन की के जो एक्सपेरिमेंट्स इसने परफॉर्म किए, वो आप क्या बन गया, वो म्यूजियम बन गया और वो आप अपने स्लाइड्स पे एक्सट्रीम्स टाइप पे देख रहे हैं। कहा गया है कि मेंडल ने जब तक काम किया तो 1856 से 1864 तक मेंडल ने अपना काम बहुत ज़्यादा काम अपना 1856 से 1864 तक किया और उसने थाउजेंड ऑफ प्लांट्स पे काम किया। डार्विन कुछ भी मेंडल कुछ भी नहीं जानता था अबाउट द इनहेरिटेंस, अबाउट द क्रोमोसोम्स, अबाउट द जीन्स, लेकिन उसने क्या काम किया, उसने अपना काम करता रहा। कहा जाता है कि आफ्टर द 16 years ऑफ हिज डेथ, मेंडल की डेथ के बाद मेंडल का काम दोबारा उठाया गया और मेंडल के काम को दोबारा अप्रिशिएट किया गया। मेंडल ने स्टार्ट में अपने काम के लिए गार्डन पी को सिलेक्ट किया। गार्डन पी को इसलिए उसने सेलेक्ट किया क्योंकि उसके पास ही शार्प और डिस्क्रीट किस्म के बहुत ही करेक्टरिस्टिक थे, वैरायटी थी। जैसे कि अगर एक दीवार है तो एक टाल है, इसके दरमियान में कोई और करेक्टर नहीं है। एक अगर स्मूथ है सीट तो दूसरा सिंपल है। तो अगर इस तरह के जो करेक्टरिस्टिक्स थे उसने इनको इजीली ऑब्जर्व किया, इजीली आइडेंटिफाई किया, सो इसने क्या किया, कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को लेने के लिए गार्डन पी को सेलेक्ट किया। साथ ही इसलिए इसने गार्डन पी को सिलेक्ट किया क्योंकि गार्डन पी सेल्फ फर्टिलाइज भी हो सकती है और क्रॉस फर्टिलाइज भी हो सकती है। क्रॉस फर्टिलाइज सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो डार्विन ने बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स उठाए, वो 7 करेक्टरिस्टिक्स उठाए। वो 7 करेक्टरिस्टिक्स क्या थे? वो 7 करेक्टरिस्टिक्स थे बी की फ्लावर की शेप, स्टिग्मा स्टेमन की शेप्स, देन उसके पीस की शेप, पीस की कलर, लेंथ ऑफ ट्री। तो इस पर क्या किया डार्विन ने बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स को उठाया, यानी कि बेसिकली उसने कितने को उठाया, बेसिकली उसने 7 करेक्टरिस्टिक्स को उठाया। बच्चे जो मेंडल ने 7 करेक्टरिस्टिक्स उठाए वो आपकी स्लाइड्स पे शो हो रही है। ये आल्टो इतने प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ उसने क्या उठाए। उसने उठाए सीड्स की शेप और राउंड वर्सेस रिंकल्स। फिर उसने उठाए हैं कि आइदर दैट द पी है जो उसकी सीड्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्टेड हैं या इन्फ्लेटेड है। फिर उसने कलर उठाए कि कलर इनका कैसा था, आइदर दे आर ग्रीन और येलो। फिर उसने उठाया कि स्टेम्स का साइज कैसा है, लॉन्ग या शॉर्ट। फिर उसने उठाया कि उसके फ्लावर्स कहाँ पे हैं, आइदर दे आर एक्सियल और ऑन द टर्मिनल। फिर उसने उठाया फ्लावर का कलर, आइदर दे आर पर्पल वर्सेस वाइट फ्लावर। फिर उसने उठाया सीड्स का कलर, आइदर दे आर येलो और ग्रीन। सो उसने जो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स उठाए वो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्टली किस सब पे थे, कलर और शेप पे। ठीक है।
यही उसके बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रीट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यही डिस्क्रीट कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पे आप देखेंगे रिंकल्ड है, यहाँ पे पॉट कलर है, यहाँ पे सीड कलर है, यहाँ पे फ्लावर कलर है, यहाँ पे फ्लावर के अरेंजमेंट है, स्टेम लेंथ है। और ये हमने देखा है कि आइदर द पॉड इज इनफेक्टेड स्ट्रेट है या कंस्ट्रक्टेड है। तो इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रिमूव करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए इसने क्या किया, मेल से स्टेमन को हटा दिया। ठीक है, एक मेल से, एक फ्लावर से मेल के स्टेमन को हटा दिया और वहां पे कोई और वो उसको कहाँ पे जाके रखा, किसी और के स्टिग्मा पे जाके रखा, एक और प्लांट के, किसी और कंट्रास्टिंग ट्रेट के हवाले से। फिर क्या हुआ, जब उसके ऑफस्प्रिंग मिले तो ऑफस्प्रिंग को उसने जो उसकी जो उसको डेवलप होने की, उसकी क्रॉस फर्टिलाइजेशन को उसकी क्रॉस फर्टिलाइजेशन होने दी उन सीड्स की। और फिर देखा कि दूसरे प्लांट्स मिले, उनको उसने कह दिया हाइब्रिड। हाइब्रिड इसलिए कहा कि वो एट डिफरेंट पेरेंट्स से स्ट्रेंथ ली। फिर हाइब्रिड से इसने ये देखा कि वहाँ तब तक मेंटल जो है जीन्स के बारे में, क्रोमोसोम्स के बारे में कुछ नहीं जानता था। लेकिन फिर उसने हेरिडिटी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स जो कि बहुत ही एडमायरेबल। जीन कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे, 1909 में जॉनसन ने कहा कि मेंटल जो है हेरिडिटी फैक्टर यूज कर रहा है, वो एक्चुअली क्या है, वो जीन। ठीक है, वो क्या है, वो जीन है। जीन कहाँ पे होते हैं, जीन सब यूनिट्स है क्रोमोसोम्स का, और ये सेपरेट भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सेपरेटेबल हैं। और ये कहा गया है कि जब डीएनए बन रहा होता है, डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही होती है, डीएनए क्या होता है, मॉडिफाई हो रहा होता है, जब इसका फाइनल प्रोडक्ट बन रहा होता है, तो तब क्या होता है, जो पार्ट्स हमें नहीं चाहिए होते, डीएनए नहीं चाहिए होते, उनकी स्प्लाइसिंग आउट हो जाती है, स्प्लाइस कट के बाहर निकल जाते हैं, प्रोटीन को कहते हैं इंट्रॉन्स। सो इट मीन्स दैट बहुत सारे जीन्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, डीएनए की रेप्लिकेशन में भी बाहर निकल जाते हैं। अच्छा बच्चे, फिर ये कहा जाता है कि जीन्स के लिए कहा गया है कि जीन्स क्या है, हेरिडिटी का सोर्स है, सोर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मैसेज ले जाने का सोर्स है, म्यूटेशन का सोर्स है। इसके अलावा जीन्स एक इंडिविजुअल में बहुत सारे काम करने का सोर्स है, यानी कि एक ही इंडिविजुअल में जब हमारे पास बहुत सारा काम कराना है, सेल्फ एक्टिविटी को परफॉर्म कराना है, तो द ऑल इंफॉर्मेशन आर रिजाइडिंग देयर इन द जीन्स। तो तमाम के तमाम कहाँ होंगी, तमाम तमाम इंफॉर्मेशन कहाँ होंगी, जीन्स पे पाई जाती हैं। पास क्या है, जीन्स के पास एबिलिटी है म्यूटेट। इसलिए क्या है कि म्यूटेट होने की वजह से भी जीन्स का ले आता है, एवोल्यूशन भी लाता है। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस क्या है बच्चे, इट्स दैट जीन is given some gene product जिनको प्रोटीन देता है, प्रोटीन एक्सप्रेशन देता है, और वही प्रोटीन एक्सप्रेशन हमें क्या देता है, डिफरेंट स्पेसिफिक एक्सप्रेशन देता है। आपके डिफरेंट हेयर कलर, आपके डिफरेंट आई कलर, आपके डिफरेंट हेयर लेंथ, हाइट, ये सारी क्या है, ये आपकी स्पेसिफिक एक्सप्रेशन है। ये कौन दे रहा है, ये प्रोटीन दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा प्रोटीन आपके जीन्स क्या बना रहे हैं, आपके जीन्स बना रहे हैं, एंटीबॉडीज बना रहे हैं, हार्मोन बना रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स बना रहे हैं, प्रोटीन के एंजाइम्स बना रहे हैं। वीनस फोरम में काम किया गया, एक मोल्ड है, एक सज्जाए है, उस पर काम किया गया बीटल टाटन में 1940 में। और उन्होंने ये देखा कि जब उसमें हमने क्या किया, जब उसमें हमने चेंज लाए, इसमें हमने म्यूटेशन लाई, इसमें हमने रेडिएशन लाई, तो उसकी वजह से म्यूटेशन हुई। और म्यूटेशन होने की वजह से उसका एक एंजाइम ने काम नहीं किया, और इस वजह से फिर एक न्यू हाइपोथेसिस दी गई, वन एंजाइम वन जीन वन एंजाइम, जिसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज दिया। उन्होंने मोल्ड इसलिए सिलेक्ट किए क्योंकि मोल्ड को हैंडल करना आसान है, मोल्ड को ग्रो करना आसान है, और मोल्ड के हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के फॉर्म होती है। आपको देखा गया कि यही जो एंजाइम है, यही जो जीन है,
अगर जीन में कोई भी चेंज आ जाए तो इस चेंज की वजह से हमारे पास बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। डजन ऑफ हेरिडिटी जो डिजीजेज हैं वो इसी जीन की म्यूटेशन की वजह से होती है और सिंगल जीन की म्यूटेशन की वजह से। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो जीन की म्यूटेशन है उसकी वजह से हमारी बहुत सारी म्यूटेशन कहाँ आ सकती हैं, प्रोटीन्स में आ सकते हैं, एंटीबॉडीज में आ सकते हैं, फिर एंटीबॉडी काम से नहीं करेगा, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में आ जाए वो काम से नहीं करेगा, हार्मोन प्रोटीन काम से नहीं करेगा, एंजाइम हमारे सही काम नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर प्रोटीन हमारे सही काम नहीं करेंगे। तो जैसे जैसे म्यूटेशंस जीन्स में आएंगी ऐसे हमारे अमाइनो एसिड्स में चेंज आएगी और अमाइनो एसिड हमारे डिफरेंट अमाइनो एसिड डिफरेंट तरीके से काम कर रहे हैं। कहीं पे वो प्रोटीन पे काम कर रहे हैं, कहीं वो एंजाइम्स के साथ काम कर रहे हैं, कहीं वो एंटीबॉडीज के साथ काम कर रहे हैं। तो क्या है इस तरह ये आपस में बहुत ज्यादा क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। इसी के साथ बच्चे कहा गया है कि जीन आरएनए और डीएनए के सीक्वेंस को बनाने में भी हेल्पफुल है। ठीक है, आरएनए और डीएनए की सीक्वेंस को बनाने में भी जीन का काम है। So it means that any change in the sequence of the gene can lead to change in the DNA as well as the RNA. So students, this is all about your today's lecture.